स्टूडेंट, आज हम बुद्धकालीन भारत के जो गणराज्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमावत, सहायक आचार्य इतिहास। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने महाजनपद काल के बारे में जो 16 महाजनपद उनका अध्ययन किया था। प्रारंभ में अधिकांश विद्वान इतिहासकारों की धारणा थी कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही थे, परंतु बाद की खोजों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्राचीन भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गण अथवा संघ राज्यों का भी अस्तित्व था। सर्वप्रथम 1903 में रिज डेविड्स ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की थी। प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों को गणतंत्र से भिन्न बताया गया है। अवदान शतक से पता चलता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण गए, जहाँ के लोगों ने उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के विषय में पूछा। उत्तर में उन्होंने बताया कि कुछ देश गणों के अधीन है तथा कुछ राजाओं के। आचरांक सूत्र जैन भिक्षु को चेतावनी देता है कि उसे उस स्थान में नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्र का शासन हो। संघ गण का पर्यायवाची था। पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्टतः भिन्न बताया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है, वार्ता शस्त्रोपजीवी तथा राज शब्दोपजीवी। प्रथम के अंतर्गत कंबोज, सूराष्ट्र आदि तथा दूसरे के अंतर्गत लिच्छवी, व्रज्जी, मल, मद्र, कुकुर, पंचाल आदि गणना की गई है। स्पष्टतः यहाँ राज शब्दोपजीवी संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से ही है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे। महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। भारतीय साहित्य के अतिरिक्त यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारत में गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। इससे सूचित होता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध में कई गणराज्य थे जो राजतंत्रों से भिन्न थे। मुद्रा संबंधी प्रमाणों से भी गणराज्यों का अस्तित्व सिद्ध होता है। बौद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार है। कपिलवस्तु के शाक्य, यह गणराज्य नेपाल के तराई में स्थित था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य गणराज्य के उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्वी में रोहिणी नदी तथा दक्षिण और पश्चिम में राप्ती नदी स्थित थी। कपिलवस्तु की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं, जहाँ से बौद्ध स्तूप तथा उसकी धातुगर्भ मंजूषा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। इसे शाक्य वंशीय सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। कपिलवस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अनेक नगर थे, चातुमा, सामगाम, खोमदुस, सिलावती, नगरक, देवदह, सक्कर आदि। बुद्ध की माता देवदह की ही कन्या थी। शाक्य गणराज्य में लगभग 80,000 परिवार थे। शाक्य लोग अपने रक्त पर बड़ा अभिमान करते थे और इसी कारण वे अपनी जाति के बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। बुद्ध से संबंधित होने के कारण इस गणराज्य का महत्व काफी बढ़ गया, किंतु राजनीतिक शक्ति के रूप में शाक्य गणराज्य कोई महत्व नहीं था और यह कौशल राज्य की अधीनता स्वीकार करता था। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है कि इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विरुडभ द्वारा किया गया था। सुमसुमार पर्वत के सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। ऐसा लगता है कि भग ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश संबंधित थे। अलकप के बुली, यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का वेट द्वीप के साथ घनिष्ठ संबंध था। यही संभवतः इनकी राजधानी थी। बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। केसपुत का निश्चित रूप से समीकरण साबित कर सकना कठिन है। यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। संभवतः यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थान तक फैला हुआ था। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि कालामू का संबंध पंचाल जनपद की केशु के साथ था। इसी गणराज्य के आलार कलाम नामक आचार्य से, जो उरुलवा के समीप थे, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग करने के बाद सर्वप्रथम उपदेश ग्रहण किया था। रामग्राम के कोलिये, यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। दक्षिण में यह गणराज्य सरयू नदी तक विस्तृत था। शाक्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों के लोग सिंचाई के लिए इसी नदी के जल पर निर्भर करते थे। कुशिनारा के मल,
कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की जाती है। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज कहा गया है। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जैन साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु के भय से मल्लों ने लिच्छवियों के साथ मिलकर एक संघ बनाया था। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित करने के बाद मल्लों को भी जीत लिया था। पीपलीवन के मौर्य। मौर्य गणराज्य के लोग शाक्य को ही एक शाखा थे। महावष्टिका से पता चलता है कि कौशल नरेश विदुरथ के अत्याचारों से बचने के लिए वे हिमाचल प्रदेश में भाग गए, जहां उन्होंने मौर्यों की कूक से गुंजायमान स्थान से पीपलीवन नामक नगर बसा लिया। मौर्यों के प्रदेश का निवासी होने के कारण ही वे मौर्य कहे गए। वैशाली के लिच्छवी। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वंशज वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। उनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में मिलती है। महाभग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। यहाँ अनेक सुंदर भवन, चैत्य तथा विहार थे। एक पर्ण जातक से पता चलता है कि वैशाली नगर चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। प्रत्येक दीवार एक दूसरी से 1 योजन दूर थी और उनमें पहरे की मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुट्टागार शाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। मिथिला के विदेह। बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति व दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात है, परंतु बुद्ध के समय में यह संघ राज्य बन गया। विदेह लोग भी बज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। अब हम गणराज्य के विधान तथा शासन पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। गणराज्य के विधान तथा शासन पद्धति के विषय में बहुत कम ज्ञात है। इतना तो स्पष्ट ही है कि लिच्छवी आदि बड़े गणराज्यों की शासन व्यवस्था मौर्य, कोलिय आदि छोटे राज्य की अपेक्षा भिन्न रही होगी। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित अधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्य में आंतरिक शांति व सामंजस्य बनाए रखना उसका एक प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा, सेनापति, भांडागारिक आदि प्रमुख थे, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती थी। समिति के सदस्य भी राजा कहे जाते थे। एक पर्ण जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति ने 1707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक स्थान पर शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है। यह संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे, जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भांडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि लिच्छवी राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का अध्यक्ष एक राजा होता था, जो अपने अधीन अधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था। प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात बहुमत से निर्णय लेते थे। जब रोहिणी नदी के जल वितरण के संबंध में कोलियों तथा शाक्यों के कृषकों के बीच विवाद हुआ, तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को सूचित किया तथा अधिकारियों ने अपने राजाओं को बताया। राजाओं ने इस विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के पश्चात युद्ध का निर्णय लिया। इस प्रकार कौशल नरेश विदुरथ द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने तथा उनकी राजधानी का घेरा डालकर उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहे जाने पर शाक्यों ने अपने संस्थागार में आत्मसमर्पण तथा युद्ध करने के ऊपर विचार विमर्श किया। अंत में बहुमत से आत्मसमर्पण का निर्णय लिया गया। लिच्छवी गणराज्य में सेनापति के चुनाव का भी एक विवरण प्राप्त होता है। तदनुसार सेनापति खंड की मृत्यु के बाद सेनापति सिंह की नियुक्ति संस्थागार के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के आधार पर की गई थी। कुशीनारा के मल्लों ने बुद्ध की अंत्येष्टि तथा उनकी धातुओं के विषय में अपने संस्थागार में विचार विमर्श किया था। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि गणराज्यों का शासन जनतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाता था। यदि यह मान भी लिया जाए कि बौद्ध संघ की कार्य पद्धति गणराज्य की कार्य पद्धति पर आधारित थी, तो हम गणराज्य की कार्य प्रणाली के विषय में कुछ और निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है संसदीय की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्र संसद के ही समान थी। प्रत्येक सदस्य बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी। इस कार्य के लिए आसन पन्नापक नामक पदाधिकारी होता था। कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित नियम होते थे। संस्कार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध होने पर स्वीकार कर लिया जाता था। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त मत प्रणाली यानी सीक्रेट बैलेट की प्रथा थी। अनुपस्थित सदस्य के मत लेने के भी नियम बने हुए थे। मतदान अधिकार को शलाका ग्राहक कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की शलाकाएं दी जाती थी। विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की शलाका होती थी जो शलाका ग्राहक के पास पहुंचती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग मिलता है। विवादग्रस्त विषय समितियों के पास रखे जाते थे। संस्कार के कार्यों के संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणों की कार्यपालिका का अध्यक्ष ही संभवतः संस्कार का भी प्रदान होता था। सामान्यतः गणराज्य की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था। राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति समिति द्वारा ही की जाती थी। गणराज्य में एक मंत्रिपरिषद भी होती थी जिसमें 4 से लेकर 20 तक सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। गणाध्यक्ष ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता था। केंद्रीय समिति न्याय का भी कार्य करती थी। वज्र संघ की न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्धघोष की टीका सुमंगल विलासिनी से कुछ सूचनाएं प्राप्त होती है। इस समय ज्ञात होता है कि वज्र संघ में 8 न्यायालय होते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था। इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार थे: विनिच, महामात, वोहारिक, सूत्तादार, अटकुलक, भांडाकारिक, सेनापति, उपराजा और राजा। राजा का न्यायालय अंतिम होता था। दंड देने का अधिकार केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। वे उसे उच्चतम न्यायालय में भेज देते थे। राजा दंड देते समय पवेनी पोठक अर्थात पूर्व दृष्टांतों का अनुसरण करता था। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि लिच्छवी गणराज्य में व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्णतः सुरक्षित रखा गया। यह एक नागरिक स्वतंत्रता के जनतांत्रिक विचारधारा का समर्थन करता है जो विश्व इतिहास में शायद अद्वितीय है। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का ध्यान रखती थी। गणराज्य के विधान तथा शासन के विषय में जो थोड़ी बहुत सी जानकारी मिलती है उससे स्पष्ट होता है कि ये राज्य बड़े समृद्ध तथा सुव्यवस्थित रहे होंगे। स्वयं महात्मा बुद्ध वज्र संघ की सुव्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। गणराज्य के विनाश के कारण हम देखेंगे, जैसा कि उपयुक्त विवरण से स्पष्ट कि बुद्ध काल के कुछ गणराज्य अत्यंत शक्तिशाली व सुव्यवस्थित थे। उन्होंने अपने समकालीन राजतंत्रों का बड़ा प्रतिरोध किया था। देशभक्ति तथा स्वाधीनता की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी किंतु वे राजतंत्रों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सके तथा अंततोगत्वा उनका पतन हुआ। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी बताए गए हैं। काशी प्रसाद जायसवाल का मत है कि समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति ने गणराज्य की स्वाधीनता के अंत कर दिया जिसके फलस्वरूप उनका विलोप हो गया, किंतु ये विचार तर्कसंगत नहीं है। हमें ज्ञात है कि समुद्रगुप्तकालीन गणराज्य नाम मात्र के लिए उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे तथा उन्हें पर्याप्त आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई थी। गणराज्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण उसके शासन में उच्च पदों का आनुवंशिक होना है। चूंकि प्राचीन ग्रंथों में स्वतंत्र सर्वत्र राजतंत्र की प्रशंसा की गई थी तथा राजा का पद देवी माना गया था, तो गणराज्य ने भी सुशासन एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाना लाभकर समझा। गणराज्यों के शासक राजतंत्रों के अनुकरण पर महाराज तथा महासेनापति जैसी उपाधियां ग्रहण करने लगे। ये पद वंशानुगत रूप से चलने लगे। कुमार देवी के उदाहरण से स्पष्ट है कि वह लिच्छवी गणराज्य की आनुवंशिक रूप से उत्तराधिकारिणी थी। क्रमशः गणराज्य में सत्ता सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गई। अब राजतंत्रों में उनका कोई विभेद नहीं रह गया। इस प्रकार उनके शासन का जनतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो गया। गणराज्य के आपसी पूर्ण तथा समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति को भी न्यूनाधिक रूप से उनके पतन के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। धन्यवाद।